हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज हम आपको बीकॉम सेकेंड ईयर की एक सब्जेक्ट इनकम टैक्स है, उसका एक इंट्रोडक्शन देने के लिए आए। तो हम स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स एंड इंट्रोडक्शन एंड बेसिक चैप्टर। आज अपन बात कर रहे हैं कि इनकम टैक्स क्या है, इसका एक इंट्रोडक्शन के रूप में, और उसका एक बेसिक चैप्टर है कि इंट्रोडक्शन, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट का। सबसे पहले अगर अपन बात करें इनकम का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति जो भी रोजगार करता है या बिजनेस करता है, अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर देता है या गैम्बलिंग करता है, स्पेकुलेशन करता है या बैटिंग करता है, कुछ भी करता है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोर्स से वो इनकम कमाता है। जो उसका जनरेशन का जो पॉइंट है जहाँ से वो इनकम को जनरेट कर रहा है वो क्या है, उसके लिए इनकम। और भारत सरकार का जो एक अधिनियम है 1961 इनकम टैक्स एक्ट, वो क्या कहता है, किसी भी तरीके से कमाई गई आय इनकम, उस पर उनको क्या चाहिए, टैक्स चाहिए। उसी को अपन बोलते हैं इनकम टैक्स, यानी कि आय कर, आय पर लगने वाला कर आयकर। टैक्सेशन इम्प्लीमेंटेड ऑन द इनकम, दैट इज इनकम टैक्स। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें सेक्शन नंबर 1 कहता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, कि सबसे पहले इनकम टैक्स की एप्लीकेबिलिटी क्या होगी, ये कहां पर लागू होगा और उसकी बेसिक चीजें क्या होंगी। दिस एक्ट में कॉल्ड द इनकम टैक्स एक्ट 1961। सबसे पहले ये कहा गया है कि ये एक्ट किस नाम से जाना जाएगा, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के नाम से जाना जाएगा। ठीक है साहब, ये हो गया हमारा। आगे कह रहा है आईटी, यानी कि इनकम टैक्स एक्सटेंडेड टू द होल ऑफ इंडिया, ये कहां पर एप्लीकेबल होगा, पूरे भारत पर, होल ऑफ इंडिया। आगे कह रहा है सम सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द 1 अप्रैल 1962। यानी कि ये एक्ट कब से एप्लीकेबल हुआ था इंडिया में, 1962 से, 1 अप्रैल से। अब बात आती है सेक्शन नंबर 1 इज द एप्लीकेबिलिटी। क्यों? क्योंकि सारे एक्ट जितने भी इंडिया में बने हुए हैं भारत सरकार के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी द्वारा जितने भी एक्ट बनाए गए हैं, उन सबका जो सेक्शन नंबर 1 होता है वो एप्लीकेबिलिटी के बारे में बताता है। लेकिन जो सेक्शन नंबर 2 होता है वो इज द डेफिनेशन सेक्शन। हम इसमें कई सारी डेफिनेशन पढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर का मीनिंग क्या होता है, आपके असेसमेंट ईयर का मतलब क्या है, इनकम से मतलब क्या है, बहुत सारी चीजें उसमें अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले कह रहा है सेक्शन नंबर 2 इज द डेफिनेशन। सेक्शन नंबर 3 में कह रहा है प्रीवियस ईयर मींस, कि प्रीवियस ईयर का क्या मतलब है, पिछले वर्ष से। देखो ईयर कितने हो सकते हैं, 3 साल हो सकते हैं हमारे पास में। एक होता है प्रीवियस ईयर, जिसे अपन आम भाषा में लास्ट ईयर भी बोलते हैं। एक होता है हमारा करंट ईयर, जैसे इनकम टैक्स एक्ट में क्या बोला जाता है, असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्यों बोला जाता है, क्योंकि लास्ट ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर जो हमने इनकम कमाई है उसे तुरंत तो हम टैक्स दे नहीं सकते, क्योंकि हमें पता नहीं है हम कितना कमाएंगे पूरे साल में। हम ज्यादा भी कमा सकते हैं, कम भी कमा सकते हैं। तो इसीलिए जो हमने लास्ट ईयर कमाया है प्रीवियस ईयर में, उस पर नेक्स्ट ईयर यानी कि करंट ईयर में आकर के जब हम उस पर टैक्स कैलकुलेट करते हैं, तो टैक्स की कैलकुलेशन को अपन क्या बोलते हैं, असेसमेंट, यानी कि कर का निर्धारण करना। तो इसीलिए उसी साल को क्या बोला जाता है, करंट ईयर को टैक्स असेसमेंट ईयर। ओके, और जो नेक्स्ट ईयर होता है वो नेक्स्ट ईयर है ही है। सबसे पहले क्या करें, प्रीवियस ईयर का मीनिंग क्या है, वो मैंने आपको बताया। लास्ट ईयर जो हमने इनकम जनरेट की है वो प्रीवियस ईयर है। आगे कह रहा है सेक्शन नंबर 4 इज द चार्जिंग सेक्शन। किसकी बात करता है ये, कि इनकम टैक्स एक्ट कहां पे एप्लीकेबल होगा। सबसे पहले कह रहा है ये चार्जिंग सेक्शन में 4-5 आपको पॉइंट्स दे रखे हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले कह रहा है देयर मस्ट बी इनकम। सबसे पहले हमारे पास में क्या होनी चाहिए, इनकम होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम एक्सपेंडिचर पे भी इनकम टैक्स लगा दें। हमारे लिए बेसिक नीड क्या है, इनकम। और इनकम भी कैसे होनी चाहिए, इनकम मस्ट बी टैक्सेबल इनकम। कैसे होनी चाहिए, टैक्सेबल, यानी कि जो कर योग्य आय वो होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो हर इनकम पे टैक्स लगेगा। कुछ इनकम टैक्स एक्ट में कुछ इनकम के बारे में एग्जेम्पशन दी गई है, जैसे एग्रीकल्चर इनकम है वो एग्जेम्प्ट है। क्यों? क्योंकि कृषि, हमारा देश क्या है, कृषि प्रधान है, ठीक है, उस वजह से। तो टैक्सेबल इनकम कैसे होनी चाहिए, देयर मस्ट बी टैक्सेबल इनकम। इट इज चार्ज ऑन टोटल इनकम ऑफ एवरी पर्सन। ये किस पर चार्ज होगी, टोटल इनकम पर चार्ज होगी। किसके, प्रत्येक व्यक्ति के, जो भी टैक्सेबल इनकम कमाता है तो वो क्या कहलाएगा, टैक्सेबल पर्सन कहलाएगा। एवरी पर्सन की टोटल इनकम पर चार्ज किया जाएगा। टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर शैल बी चार्ज टू द टैक्स इन असेसमेंट ईयर। अभी मैंने बताया असेसमेंट ईयर का मतलब क्या है, निर्धारण वर्ष। जिस वर्ष में हमने जो लास्ट ईयर इनकम कमाई है उसमें नेक्स्ट ईयर जो यानी कि करंट ईयर में टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। इसी को उसको क्या बोलते हैं, निर्धारित वर्ष, यानी कि असेसमेंट ईयर, जिस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। तो टैक्स शैल बी लॉन्ग एट द रेट स्पेसिफाइड बाय द फाइनेंस एक्ट। ये फाइनेंस एक्ट का नाम क्यों आया है, फाइनेंस एक्ट का नाम इसलिए आया है क्योंकि हर साल टैक्स की रेट बदलती है, कुछ ना कुछ स्लैब में चेंज होता है, कुछ एग्जेम्पशन बढ़ती हैं, कुछ कम होती हैं, बहुत सारी चीजें, डिडक्शंस बढ़ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट के तरीके बढ़ जाते हैं, तो वो सारी चीजें। तो फाइनेंस एक्ट में भी चेंजेस होते रहते हैं। इस वजह से क्या किया जाता है कि इनकम टैक्स को बार बार चेंज ना करना पड़े, इसीलिए टैक्स की जो रेट है वो किसमें स्पेसिफाइड की जाएगी आपके लिए, फाइनेंस एक्ट में। फाइनेंस एक्ट कौन सा वाला होगा, जो निर्धारित वर्ष करंट असेसमेंट ईयर है उससे रिलेटेड जो उसका फाइनेंस एक्ट होगा उसी में उसके बारे में स्पेसिफाइड किया जाएगा कि आपको उस पर कितने परसेंट के रेट से टैक्स लगाना है।
आगे करा है इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम चार्जेबल टैक्स द टैक्स शैल बी इन एडवांस इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। ये भी हो सकता है कि लास्ट ईयर अगर आपको पता है कि मैं फिक्स सैलरी एम्प्लॉय वाला बंदा हूँ, तो सैलरी मिलेगी मुझे पता है कि मैं पूरे साल कितना कमाऊंगा, लेकिन बिजनेस में मुझे नहीं पता। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहता है कि आप खुद का सेल्फ असेसमेंट करके चलिए कि आप कितने इनकम कमा सकते हैं, जिससे कि आप उसमें टैक्स कैलकुलेट कर सकेंगे। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, सेक्शन नंबर 14 इज द हेड्स ऑफ इनकम। आप कहोगे सर आपने सेक्शन नंबर 1 बता दिया, 2 बता दिया, 3 बता दिया, 4 बता दिया, बाकी के सेक्शन कहाँ गए? सेक्शन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9, ये सारे जो सेक्शन हैं वो आपके किस में कवर हो जाते हैं? रेजिडेंशियल स्टेटस में, कि आपका निवास की आवासीय की स्थिति कैसी है, आप इंडियन ओरिजिन हो, इंडिया में रहते हो या एनआरआई फॉरेन में रहते हो, वो सारी चीजें। उसके बाद में सेक्शन नंबर 10 to 13 में क्या दे रखा है? एग्जम्पशंस दे रखी है, वो आपको नहीं पढ़ने बीकॉम के स्तर पे। उसके बाद में दे रखा है सेक्शन नंबर 14 इज द हेड्स ऑफ इनकम, कि इनकम को हम कितने हेड्स में बांटेंगे। अभी हम बताएंगे डिटेल में, जब मैं ये चार्ट समझाऊंगा आपको तो आपको पता चल जाएगा सेक्शन नंबर 14 क्या कहना चाह रहा है। सेक्शन नंबर 14 में कह रहा है नो डिडक्शन फॉर द एक्सपेंडिचर ऑफ एग्जम्प्टेड इनकम, जो आपकी करमुक्त आय है, एग्जम्प्टेड इनकम है, उस पर आपको क्या नहीं मिलेगा? नो डिडक्शन। एक टर्म बोला है इसमें नो डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब होता है कटौती, और नो डिडक्शन का मतलब कोई कटौती नहीं मिलेगी आपको। किस पर नहीं मिलेगी? जो इनकम पहले से ही एग्जम्प्ट है। आप मुझे एक बात बताओ, आप 100 रुपये एग्रीकल्चर की इनकम से कमाते हो, अब एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में पहले से ही एग्जम्प्ट है। जब इनकम ही एग्जम्प्ट है तो उसका खर्चे आपको इनकम में से क्यों घटेंगे? जब आपको उस पर टैक्स देना ही नहीं है तो डिडक्शन भी नहीं मिलेंगे, सिंपल सी बात है। तो ये क्या कह रहा है सेक्शन नंबर 14 है, नो डिडक्शन फॉर एक्सपेंडिचर ऑन इनकम एग्जम्प्टेड इनकम। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ओवरव्यू के रूप में कि हमें इनकम टैक्स एक्ट को रीड किस तरीके से करना है, सिस्टमेटिक तरीके से, उसके कौन कौन से सेक्शंस किस किस चैप्टर में आएंगे, किस तरीके से पढ़ना है। जैसे अभी इसमें आया सेक्शन नंबर 14 इज द हेड्स ऑफ इनकम, उसी के बारे में डिटेल में चल रहा है। ये जो 5 लिखे हुए नंबर, यही आपके क्या है? हेड्स, कि आपने इनकम को इन हेड्स में बांट दिया। ठीक है, जैसे सबसे पहले कह रहा है चार्ट शोइंग मोड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, कि आपको कंप्यूट करना है आपकी टोटल इनकम और टैक्स की लायबिलिटी को। जो क्या कर रहा है, ये चार्ट शो कर रहा है, जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कह रहा है ये इसका स्टेटस क्या है? इंडिविजुअल। नेम ऑफ असेसी, उसका नाम आ जाएगा। इंडिविजुअल का स्टेटस क्यों है? क्योंकि बीकॉम में इंडिविजुअल के असेसमेंट पर मेन फोकस किया गया है। आपको सारी बुक्स में से 4 यूनिट, 5 यूनिट है आपके में, 4 यूनिट इंडिविजुअल असेसमेंट के बारे में कह रही है, जिसमें आपको इंडिविजुअल का असेसमेंट करना सीखना है। अगला जो उसके बाद में लिखा हुआ आपका